नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश टेस्ट 2 सेट 2 इसको हम कह सकते हैं। एक वीडियो इसका मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में पहले डाल चुका हूं। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उस प्लेलिस्ट में इन सारे प्रैक्टिस सेट को मैं आपके लिए उसमें डाल दूंगा। रेगुलर मैं आपके लिए ऐसे 10 से 15 प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी इससे फ़ायदा ले सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। लाइनों को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला है, To those nearest me, my family, my friends, my co-workers, help me to be aware that no matter what words I hear. हमारी पहली पोएम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, उससे ये लाइनें ली गई हैं। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th की टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, इनको बहुत ही अच्छे से कवर करके हमने प्लेलिस्ट में डाला है। चैप्टर वाइज हमने आपको पढ़ाया है, हिंदी एक्सप्लेन करने का अच्छे से प्रयास किया है। वो वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। सभी टॉपिक की आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन 4 लाइनों से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं तो उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड अटेंटिव। ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वर्ड लिखा हुआ है अटेंटिव, इसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड इनमें से क्या होगा? देखिए, सिमिलर के स्थान पर वह आपसे बोल सकते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, हर वीडियो में मैं आपको अच्छे से डीपली पढ़ाने का प्रयास करता हूं ताकि किसी भी प्रकार से वो आपसे क्वेश्चन पूछे तो हम उसका आंसर दे सकें। तो सिमिलर या सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची। अटेंटिव का पर्यायवाची होगा, जैसे प्रिवेंटिव दिया गया है, एक्टिव दिया गया है, अवेयर और कोवर्कर्स। तो अटेंटिव का अर्थ होता है सावधान व्यक्ति, अवेयर जागरूक। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ फर्देस्ट। फर्देस्ट का हमें अपोजिट ढूंढना है। अपोजिट के स्थान पर वो आपसे दे सकते हैं एंटोनिम ऑफ वर्ड फर्देस्ट। एंटोनिम का अर्थ भी विलोम होता है, तो फर्देस्ट का अर्थ होता है सबसे दूर, और इसका जो अपोजिट होगा सबसे नज़दीक। तो ऑप्शन नंबर 1 मीन्स नियरेस्ट, इसका आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट। ये लाइनें किससे ली गई हैं? उस पोएम का नाम लिखना है और पोएट का नाम लिखना है। तो पोएम का नाम तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड। इसको किसने लिखा है ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। आपकी बुक आप खोलेंगे, चैप्टर नंबर 1 टीच मी टू लिसन लॉर्ड, और यहाँ लिखा हुआ है वो आपको मुझे देखकर बताना है एज ए होमवर्क। आई होप कि आप ऐसा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग अवेयर। अवेयर का अपोजिट क्या होगा? अवेयर का अर्थ होता है जागरूक, तो जो जागरूक ना रहे उसको हम क्या कहेंगे? तो जैसे ऑप्शन है अनअवेयर, इनअवेयर, अनअवेयर्स और डिसअवेयर्स। तो इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 अनअवेयर। साथियों, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे, या आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प की आवश्यकता हो, या फिर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना हो, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कांटेक्ट नंबर बताऊंगा जिससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हेल्प के रूप में मुझसे चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये भी इसी प्रकार की लाइनें हैं। एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जैसे द वंडरफुल एयर इज ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड वेल्स द माइल्स एंड टाक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ हिल्स। जैसे ही हमने इन लाइनों को पढ़ा, अब जिन स्टूडेंट ने साल भर से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में आ गया होगा कि ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें हमारे चैप्टर नंबर 10 मीन्स हिल टॉप टेम्पल से ली गई हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो देखते हैं। द अपोजिट ऑफ बॉटम इन द स्टेंजा फर्स्ट। मतलब इस स्टेंजा में बॉटम एक शब्द दिया गया है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? बॉटम, तो बॉटम का अर्थ होता है सबसे निचला। जैसे मान लीजिए कि ये एक पेन है। क्या है? ये एक पेन है ना, और इस पेन का ये सीधा पेन खड़ा हुआ है। इस पेन का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, ये इसको हम बोलते हैं टॉप। क्या बोलते हैं? टॉप।
और जनरली स्टूडेंट्स इस टॉप को कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप, मतलब पेन का कैप। और इसका जो सबसे निचला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं बॉटम। तो बॉटम का हमें अपोजिट देखना है, तो बॉटम का अपोजिट होगा टॉप। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा। ओके, पेन के टॉप को क्या बोलते हैं हम? कैप बोलते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वर्ड दैट राइम्स द ट्री। राइम का अर्थ होता है लय, तुकबंदी, है ना। तो फ्री, माफ कीजिएगा, ट्री। तो ट्री का जो राइमिंग वर्ड है वो क्या है? जैसे हील है, मी है, टॉप है और माइल है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही रहेगा। मिल लिखा हुआ है, हालांकि ये मी, ट्री मी। ओके, इससे इसकी लय बन रही है ना, राइम एक जैसी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज सेकिंग द ट्री। मतलब ट्री को कौन सेक कर रहे हैं? तो ट्री को हवा सेक कर रही है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से अगर हर पोएम को, हर लेसन को पढ़ोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। जैसे एंड द वंडरफुल विंड इज सेकिंग द ट्री, तो विंड इज सेकिंग द ट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द पोएट एंड द पोएम। अब पोएम का नाम तो मैंने आपको बता दिया है, अब पोएट का नाम आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि इसके पोएट का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच दीज वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। इन वर्ड्स के मीनिंग से इनको मैच करना है। देखिए, ये इस प्रकार के क्वेश्चन है कि इन क्वेश्चंस के आंसर वो स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे कि जिन स्टूडेंट ने आपकी पोएम या लेसन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से टेक्स्ट बुक और वर्क बुक को हमने अच्छे से क्लियर किया हुआ है। और जब भी हमने आपको लेसन या पोएम पढ़ाए हैं तो उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है, मीन्स वर्डिंग है, ग्लोसरी है, उनको हर लेसन के हर चैप्टर के नीचे यहाँ पर वर्डिंग दी जाती है और उनका इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हमने अच्छे से किया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है विस्पर। विस्पर का अर्थ क्या होता है? विस्पर का अर्थ होता है धीरे से किसी के कान में कुछ कहना। तो देखिए यहाँ पर इसका होगा, देखते हैं, लो क्वाइट साउंड, मतलब धीरे से आवाज़ करना है, बोलना किसी के कान में स्पेशली। ब्रीज, ब्रीज का अर्थ होता है शीतल पवन या पवन का झोंका, तो ए लाइट विंड। ओके, नेक्स्ट है स्टेयर। स्टेयर का अर्थ होता है टकटकी लगाकर देखना, है ना, टकटकी लगाकर देखना। तो उसको हम कहेंगे, देखिए, टू लुक समबडी समथिंग फॉर लॉन्ग टाइम, किसी को लंबे समय तक देखना, या किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को लंबे समय तक टकटकी लगाकर देखना। और एक शब्द इसका हो सकता है निहारना। क्या अर्थ होता है? निहारना। ओके, टू लुक समबडी लविंगली। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नोट। नोट का क्या अर्थ होता है? नोट का अर्थ होता है अप एंड डाउन। क्या होता है? अप एंड डाउन। ठीक है, देखते हैं, अप एंड डाउन इन एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, है ना। जब हम सहमति में या असहमति में हमारी गर्दन को हिलाते हैं तो उस स्थिति को हम बोलते हैं नोट, नोटिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अनमेट। अनमेट का अर्थ होता है नॉट सेटिस्फाइड, किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से अनमेट, नॉट सेटिस्फाइड, दैट मीन्स अनमेट का होगा नॉट सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ये ग्रामर से रिलेटेड है। ग्रामर के भी मैंने बहुत से वीडियोस, मतलब क्लास 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ग्रामर को बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है और उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट का नाम है ग्रामर फॉर ऑल, मतलब सभी कक्षाओं के लिए ग्रामर, है ना। तो क्लास 12th के लिए वो स्पेशली है, तो उसको आप ज़रूर देखें, है ना, और अपनी तैयारी अच्छे से करें। पहला क्वेश्चन है द वर्ल्ड वेप्ट व्हेन गांधी डाइड। गांधी जी डाइड। गांधी जी जब शांत हुए, उनकी हत्या हुई, उस समय सारा विश्व रोया। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ऑल, होल, एनी, हम आपकी जगह एवरी। तो देखिए यहाँ पर आएगा होल। अब होल का प्रयोग क्या है, कैसे होता है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें ऑल, होल, बोथ, है ना, इन सब के प्रयोग दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? होल आएगा। तो वो वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। हालांकि एक उदाहरण देकर मैं आपको समझा देता हूँ कि होल और आल में अंतर क्या है।
जैसे मान लीजिए कि एक प्लेट है आपके पास, इस प्लेट में आम रखे हुए हैं, एक आम रखा है, 2 आम रखे हैं, 3 आम रखे हैं और आपको भूख लगी है तो आप बोलोगे कि आई विल ईट ऑल मैंगोज। समझ में आ रहा है? इस प्लेट में जितने भी आम रखे हुए हैं तो इनके लिए आप क्या यूज़ करोगे? आई विल ईट ऑल मैंगोज। अब दूसरी बात है, एक आम है, ठीक है, और इस आम को आप पूरा आम खाने की बात कर रहे हो तो यहाँ पर हम आल शब्द का प्रयोग ना करेंगे, हम कहेंगे आई विल ईट होल मैंगो। मतलब इस पूरे संपूर्ण की सिंगल की बात हो रही है, इस पूरे सिंगल को वो पूरे को खाने की बात कर रहे हो तो इसमें होल होगा। आप डिफरेंस समझ गए होंगे। और भी आपको कोई डाउट या एग्जाम्पल, रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए तो आप उन प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज़ द स्कूल आई गॉट माई एजुकेशन। यह वह स्कूल है जहाँ मैंने मेरी शिक्षा प्राप्त की। तो जहाँ के लिए शब्द आता है वेयर, ठीक है, तो इसमें वेयर का प्रयोग होगा, नॉट व्हेन, नॉट व्हाई, नॉट हाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ही नीडेड डेज रेस्ट, ए लिटिल, अ फ्यू, लिटिल, द फ्यू। मतलब लिटिल और फ्यू में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको काट देते हैं कि क्या क्या कट रहा है। सबसे पहले देखें ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो डेज जो है ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल रहता है तो लिटिल का प्रयोग होता है, तो दोनों लिटिल तो कट गए। अब बचा है अ फ्यू या द फ्यू। तो अ फ्यू कब लगता है और द फ्यू कब, माफ़ कीजिएगा, फ्यू कब लगता है? फ्यू जब लगता है जबकि सेंटेंस नेगेटिव सेंस देता है तो फ्यू लगता है, और सेंटेंस पॉजिटिव सेंस देता है तो अ फ्यू लगता है। अब इस सेंटेंस को पढ़कर आपको खुद को ये डिसाइड करना है कि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है या पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, अ फ्यू आएगा या सिर्फ फ्यू आएगा। ठीक है, होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूँ, कमेंट्स करके बताना, फिर आपका डाउट हम क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, माई वाइफ कट्स वेजिटेबल ए नाइफ। मेरी पत्नी सब्जियां काटती है ना, चाकू से। तो विथ, फ्रॉम, ऑफ, ये टू। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? जब हम किसी हथियार को हाथ में लेकर काम करते हैं, ठीक है, जैसे पेंसिल है तो उसमें विथ आता है, चाकू हाथ में है उससे हम काट रहे हैं तो उसमें क्या आएगा? विथ आएगा। और यदि हम किसी औजार को फेंक कर मारते हैं, है ना, तो फिर उसमें फ्रॉम आता है। क्या आता है? फ्रॉम आता है। ये प्रीपोजिशन के हैं। प्रीपोजिशन के वीडियोस भी दी आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट में आपको बताता हूँ, संविदा शिक्षक वर्ग 3, संविदा शिक्षक वर्ग 3 के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे ग्रामर के वीडियोस मिलेंगे, चाहे वो कंजंक्शन के हो, प्रीपोजिशन के हो, डिटर्मिनर्स के हों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हों, नरेशन के हों, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के हों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हों, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो संविदा शिक्षक वर्ग 3 की ग्रामर के वीडियोस भी आप जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई हैव मनी इन द पॉकेट। ठीक है, अब मनी क्या है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? उसके पहले हम देखते हैं, काटते हैं। एनी यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव होता है तो एनी आता है। फ्यू क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये काउंटेबल के साथ में आता है, तो मनी तो क्या है? अनकाउंटेबल है, तो ये भी कट गया। मेनी भी अनकाउंटेबल के साथ आता है तो ये भी कट गया। बचा क्या है? मच, जो कि अनकाउंटेबल के साथ में इसका यूज़ होता है। बाकी इसका काउंटेबल और इसका काउंटेबल के साथ होता है और इसका नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा। लास्ट है, डू एज डायरेक्टेड, मतलब जैसा दिया गया है वैसा करना है। तो जैसे पहला है आई डिड इट, इसका नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं उनका एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है ना, तो उसमें मैंने इस प्रकार के सेंटेंस को बनाया है कि नेगेटिव कैसे करना है। फिलहाल मैं इसको बता देता हूँ, तो इसका आंसर होगा आई डिड नॉट डू इट। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो कमेंट्स कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डू द वर्क चेंज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डू यहाँ पर मेन वर्ब है और द वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सेंटेंस है ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और जब कोई एक्टिव वॉइस सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो जब हम उसको पैसिव वॉइस करते हैं तो उसमें लेट का प्रयोग करते हैं, एलईटी, लेट। लेट उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो लेट द वर्क, और उसके बाद में आता है बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है डू। हम आपकी जगह डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो आपका आंसर हो जाएगा लेट द वर्क बी डन। इस प्रकार के जितने भी
टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की भी वीडियोस आपको मिलेंगे। ग्रामर फॉर ऑल जो प्लेलिस्ट है उसको आप ज़रूर चेक करें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। आगे बढ़ते हैं। एज सुन एज ही सा द पुलिस ही रैन अवे, जैसे ही उसने पुलिस को देखा हुआ भाग गया। नो सुनर देन का प्रयोग करना है, तो नो सुनर देन का प्रयोग, नो सुनर का वीडियो भी आपको मिलेगा, जरूर देखिएगा। वाक्य में जहाँ पर एज सुन एज दिया गया है वहाँ नो सुनर लगा देते हैं। वर्ब के अनुसार इसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है और दोनों वाक्यों के बीच में THAN देन जोड़ देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिखते हैं नो सुनर और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है मीन्स डिड आएगा, तो आंसर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नो सुनर। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड, ही ऐसा का ऐसा ही। अब ये सेकंड फॉर्म वापस फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी, सी द पुलिस और दोनों वाक्यों के बीच में THAN देन और पूरा वाक्य ऐसा कैसा ही। ठीक है, एक बार और मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लेना। नो सुनर डिड ही सी द पुलिस देन ही रैन अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ही इज टू पुअर टू पे द बिल। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ही इज टू पुअर टू पे द बिल, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो मेन क्लॉज होती है और एक कम से कम एक मेन क्लॉज होती है, और दूसरा जो सेंटेंस रहता है वो एक कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अभी जल्द ही मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं जल्द ही आपके लिए क्लोज लेकर आऊँगा। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, मतलब ये आपसे ये बोल रहा है कि टू और टू के स्थान पर आपको सो दैट का प्रयोग करना है। तो सो दैट का प्रयोग कैसे करते हैं, टू और टू के स्थान पर, ये भी मैंने वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। फिलहाल इसको हम देखते हैं। जहाँ पर TOO2 दिया गया है वहाँ पर सो लगा दें, TO2 दिया गया है वहाँ पर दैट लगा दें। ठीक है, और जब हम टू और टू के स्थान पर सो दैट लगाते हैं तो दैट के बाद में फिर सब्जेक्ट का प्रोनाउन और उसके बाद में कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे द बिल। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पर जो पहला सेंटेंस दिया गया है, यह सेंटेंस यहाँ पर यदि पास्ट का होता, मतलब वाज या वर होता, तो हम यहाँ पर कुड नॉट लगाते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट का है इसलिए कैन नॉट लगाया। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो कमेंट्स करना ना भूलें। वीडियो आपको अच्छा करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियोस आपकी वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। प्लेलिस्ट में मैं इनको डाल दूंगा, पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉरी, टीचर सेड, अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। नरेशन के वीडियोस भी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के वीडियोस भी मैंने ग्रामर फॉर ऑल नाम की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो उनको भी आप जरूर देखें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दोनों वाक्यों के बीच में दैट लग जाएगा। ठीक है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ यदि रिपोर्टेड स्पीच है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार के वीडियोज़ यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियोस को शेयर करें, अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।